हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA1 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का मतलब, इसका पर्पस, स्कोप और कैसे काम करता है ये समझना है। साथ ही इसका इंडिया में ओरिजिन, संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देने हैं जहां PIL का यूज हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एक ऐसा कानूनी प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन कोर्ट के सामने पब्लिक के हित के लिए केस लेकर आ सकता है, चाहे उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। यह कॉन्सेप्ट इंडिया में 1970 के एंड और 1980 के शुरू में डेवलप हुआ था, जिसका मैं पर्पस था गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों को न्याय तक पहुंच दिलाना। PIL का मैं उद्देश्य है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो और लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके। इसका बेस आर्टिकल्स 32 और 226 में है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को रिट पिटिशंस एक्सेप्ट करने का अधिकार देते हैं। मेन बॉडी 1, PIL का मतलब और डेफिनेशन। PIL एक ऐसा केस होता है जो पब्लिक या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल होता है। इसमें कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, NGO या ग्रुप पिटिशन फाइल कर सकता है, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड ना हो। कोर्ट ऐसे केसेस को उठाता है ताकि न्याय हो सके और फंडामेंटल राइट्स बचे रहे। 2, ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस। गरीब, मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, करप्शन जैसे मुद्दों को एड्रेस करना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज की अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना, लीगल सिस्टम को आम लोगों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। 3, लीगल प्रोविजंस और ओरिजिन इन इंडिया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स PIL के बेस प्रोविजंस है। इस कॉन्सेप्ट को शेप देने वाले फेमस केसेस हैं हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 और SP गुप्ता vs यूनियन ऑफ इंडिया 1981। पहले ये मेनली ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के लिए था, लेकिन अब इसका स्कोप एनवायरनमेंट, कंज्यूमर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स तक बढ़ गया है। 4, स्कोप और एरियाज। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जैसे गंगा पोल्यूशन केस, प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल्स के राइट्स, वीमेन और चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, गवर्नमेंट के एक्शंस को रेगुलेट करना, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज। 5, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस, सिटीजन्स को एम्पावर करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स में स्पीडी जस्टिस देता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मदद करता है। लिमिटेशंस, कभी कभी मिसयूज होता है पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए, जुडिशियल ओवररीच का रिस्क, कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने में डिले हो सकता है। कंक्लूजन, PIL एक पावरफुल टूल है जो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है और अन लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है जो रिसोर्सेज या इन्फ्लुएंस की कमी के कारण अपनी बात कोर्ट तक नहीं ले जा पाते। इसने सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, लेकिन इसका मिसयूज रोकना जरूरी है। जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और पब्लिक को मिलकर एंश्योर करना चाहिए कि PIL अपने असली पर्पस को सर्व करे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. Make a list of the basic features of hierarchy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हायरार्की के बेसिक फीचर्स बताने हैं। मतलब, हमें ये समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर जरूरी हो तो मैक्स वेबर का रेफरेंस भी दे सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हायरार्की का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक के हिसाब से पोजीशंस का अरेंजमेंट। ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे मैक्स वेबर ने अपने ब्यूरोक्रेसी मॉडल में डिटेल में बताया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाती है, जिसमें अथॉरिटी टॉप से बॉटम तक फ्लो होती है। इससे डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी मेंटेन होती है।
इस आंसर में हम हायरार्की के बेसिक फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. चेन ऑफ कमांड। हायरार्की में अथॉरिटी टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल तक फ्लो करती है। हर सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर को रिपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है और वो जॉइंट सेक्रेटरी को। 2. लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की में अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसमें हर लेवल का अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप होता है। हायर लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है जबकि लोअर लेवल पर एग्जीक्यूशन का काम होता है। 3. यूनिटी ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर्स लेता है। इससे कंफ्यूजन कम होता है और कम्युनिकेशन क्लियर रहता है। 4. ऑर्डरली कम्युनिकेशन फ्लो। कम्युनिकेशन फिक्स्ड रूट से होता है, ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस और नीचे से ऊपर फीडबैक। इससे बाईपासिंग अवॉइड होती है और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। 5. स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। हर लेवल अपने स्पेसिफिक टास्क्स में स्पेशलाइज करता है। सुपीरियर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं और सबऑर्डिनेट्स ऑपरेशनल काम संभालते हैं। 6. क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर पोजीशन के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होती है और परफॉर्मेंस एसेस करना इजी होता है। 7. स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। हायरार्किकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और ऑर्डर बनाए रखता है। एम्प्लॉयज को अपना रोल पता होता है जिससे अथॉरिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। 8. फॉर्मल स्ट्रक्चर। हायरार्की फॉर्मल स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स में दिखाया जाता है। ये चार्ट्स अथॉरिटी लेवल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्लूजन। हायरार्की किसी भी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बैकबोन होती है। ये क्लियर अथॉरिटी चेन बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करती है और कम्युनिकेशन प्रॉपर रखती है, जिससे एफिशिएंसी और डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिलती है। आज के मॉडर्न अप्रोचेस थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करते हैं, लेकिन हायरार्की का रोल अभी भी ऑर्डर और अकाउंटेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. Differentiate between policy planning and program planning. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पॉलिसी प्लानिंग और प्रोग्राम प्लानिंग के बीच का फर्क समझाना है। दोनों की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और टाइम फ्रेम बताने हैं और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये भी एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स यूज करके फर्क क्लियर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्लानिंग गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक फंक्शन है। इसका मतलब है पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। प्लानिंग के 2 मेजर लेवल्स होते हैं, पॉलिसी प्लानिंग और प्रोग्राम प्लानिंग। पॉलिसी प्लानिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस बनाता है, जबकि प्रोग्राम प्लानिंग उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज डिसाइड करता है। दोनों के बीच का फर्क समझना एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जरूरी है ताकि स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदला जा सके। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर। पॉलिसी प्लानिंग यह ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस और प्रायोरिटीज सेट करने का प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का डिसाइड करना कि 10 साल में 100% लिटरेसी अचीव करनी है, पॉलिसी प्लानिंग है। प्रोग्राम प्लानिंग पॉलिसी को स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज में कन्वर्ट करता है। इसमें टाइमलाइंस, बजट्स, रिसोर्सेस और ऑपरेशनल डिटेल्स डिसाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एडल्ट एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करना लिटरेसी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम प्लानिंग है। 2. स्कोप और डिटेल का लेवल। पॉलिसी प्लानिंग स्कोप ज्यादा वाइड होता है, जैसे नेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, प्रिंसिपल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करता है। क्या और क्यों पे फोकस होता है, कैसे पे नहीं। प्रोग्राम प्लानिंग स्कोप नैरो होता है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्कीम तक लिमिटेड। डिटेल्ड ऑपरेशनल स्टेप्स और रिसोर्स एलोकेशन डिसाइड करता है। कैसे पे फोकस करता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस। 3. टाइम फ्रेम और फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलिसी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होता है, कई सालों या डेकेड्स तक चल सकता है। ज्यादा स्टेबल होता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस कम होते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग शॉर्ट टू मीडियम टर्म होता है, फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। 4. रिलेशनशिप दोनों के बीच।
पॉलिसी प्लानिंग डायरेक्शन सेट करता है, प्रोग्राम प्लानिंग उस डायरेक्शन तक पहुंचने का रास्ता देता है। पॉलिसी प्लानिंग बिना प्रोग्राम प्लानिंग के सिर्फ विजन बनकर रह जाता है और प्रोग्राम प्लानिंग बिना पॉलिसी के विजनलेस हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर पॉलिसी का गोल अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, पॉलिसी प्लानिंग, तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और जॉब फेयर्स प्रोग्राम प्लानिंग के एग्जाम्पल्स है। कंक्लूजन, समझने वाली बात यह है कि पॉलिसी प्लानिंग विजन सेट करता है, जबकि प्रोग्राम प्लानिंग उस विजन को ग्राउंड रियलिटी में बदलता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन और कोऑर्डिनेशन हो तो गोल्स एफिशिएंटली अचीव किए जा सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. What is meant by functional foremanship as given by F.W. Taylor? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें F.W. टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब समझना है। हमें इसका डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टेलर के दिए गए 8 फोरमैन के रोल्स और इसका ऑब्जेक्टिव बताना है। साथ ही इसका फायदा और नुकसान भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फंक्शनल फोरमैनशिप F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल सिस्टम में एक हाई फोरमैन काम के सारे पार्ट सुपरवाइज करता था, लेकिन टेलर ने काम को अलग अलग स्पेशलिस्ट फोरमैन में डिवाइड कर दिया। हर फोरमैन अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है, जिससे काम फास्ट, सही और एफिशिएंटली होता है। ये मॉडल ज्यादातर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होता है। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और पर्पस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने देखा कि एक फोरमैन सब कुछ सुपरवाइज करे तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक इंसान हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मैनेजरियल काम को स्पेशलिस्ट फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, ताकि हर वर्कर को अपने काम का एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एरर्स कम करना और सुपरविजन को टेक्निकल और एक्यूरेट बनाना। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में एक फोरमैन मशीन मेंटेनेंस और क्वालिटी दोनों नहीं करेगा, अलग अलग फोरमैन हर टास्क हैंडल करेगा। 2. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने फोरमैनशिप को 8 स्पेशलिस्ट रोल्स में डिवाइड किया, 4 प्लानिंग के लिए और 4 एग्जीक्यूशन के लिए। ए. प्लानिंग डिपार्टमेंट फोरमैन। रूट क्लार्क प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग रूट डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लार्क वर्कर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बनाता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लार्क काम का टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट करता है। डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन और रूल्स मेंटेन करता है। बी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फोरमैन। 5. गैंग बॉस मशीन, टूल्स और मटेरियल्स रेडी करता है। 6. स्पीड बॉस काम का स्पीड मेंटेन करता है। 7. रिपेयर बॉस मशीन्स का मेंटेनेंस करता है। 8. इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। स्पेशलाइजेशन। हर फोरमैन अपने काम का मास्टर होता है। एफिशिएंसी। एक्सपर्ट गाइडेंस से मिस्टेक्स कम होती है। बेटर सुपरविजन। कंटिन्यूअस चेक से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती है। क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। रोल क्लियर होने से कंफ्यूजन कम होता है। एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्पीड बॉस प्रोडक्शन स्पीड मेंटेन करेगा और इंस्पेक्टर क्वालिटी इंश्योर करेगा। 4. लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। वर्कर को कई फोरमैन से ऑर्डर्स मिलते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। 8 सुपरवाइजर्स के बीच कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाई कॉस्ट। ज्यादा सुपरवाइजर्स हायर करना महंगा पड़ता है। लिमिटेड एप्लीकेशन। सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सूटेबल है। कंक्लूजन। फंक्शनल फोरमैनशिप अपने टाइम का एक इनोवेटिव आइडिया था, जो स्पेशलाइजेशन के जरिए एफिशिएंसी बढ़ता है। यह स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रीज में बेस्ट वर्क करता है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट छोटे सेटअप्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आज भी इसका प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट टीम्स और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के फॉर्म में फॉलो होता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।